माय स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को जो है बीएससी पार्ट 2 सेकेंड सेमेस्टर की टॉपिक जो है मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें जो है यूनिट 6 लेके चल रहा हूँ पहले, क्योंकि जो है बाकी चीज़ें मैंने आपको जो है पढ़ा रखी है। इसमें मैं बात करूँगा आज कोऑर्डिनेट से डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन। बाकी प्लेन, बाकी सारे चैप्टर्स मैं आपको ऐसे कंटिन्यूसली देता रहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी ही है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप लोग जो है नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम बात करते हैं आज एक एक टॉपिक के बारे में। अब देखो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में जो हम बात करें तो इंट्रोडक्शन से ज़्यादा टॉपिक हमें लेके नहीं चलना है, ठीक है। आते हैं रेगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन 3 डायमेंशन। इसके लिए जो है हमारे पास जो फिगर होता है, या फिगर हमारे पास जैसे डस्टर ले लो, तो 3 डायमेंशन के लिए हमारे पास रहेगा, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आप देख रहे हैं फिगर में बना हुआ है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे वो जो है आपका ये पॉइंट ओ, ये ऑरिजिन पॉइंट है, ठीक है, ये ऑरिजिन है, ठीक। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस है। तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। अगर पेन को एक साथ हम जो है रोटेट करके रखेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। द प्लेन ओ वाई ओ जेड, जेड ओ एक्स एंड एक्स ओ वाई आर कॉल्ड वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो, ये प्लेन किसके लिए है? ये आपका है वाई जेड के लिए। ये जो प्लेन है आपका किसके लिए है? जेड एक्स के लिए। इस पर क्वेश्चन आएगा बाबू। और एक्स ओ वाई किस प्लेन के लिए है? एक्स एक्सिस के लिए। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसमें अगला टॉपिक हमारे पास, ठीक है। समय थोड़ा कम होने के नाते ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, ठीक। अब देखो, यहाँ पे जो बताया भी गया है कंसिडर द पॉइंट पी के लिए। चलिए इस पे हम आगे बहस करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी आर गिवन बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो मैंने आपको बताया है कि सब एक दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं तीनों। और ओ ए को एक्स एक्सिस, वाई को ओ बी को वाई, और ओ सी को जेड के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। कोई एक कार्टेशियन पी पॉइंट पे है, एक्स ओ एक्स वाई जेड फिगर बना लीजिएगा। फिर इस कोऑर्डिनेट को उस पर जो है पुट करिएगा। जहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, ऑरिजिन जो मैंने रिप्रेजेंट किया उसको 0 0 लिखिएगा, ये लाइन। जहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट आपको बताया है ए बी सी डी, फिगर में बना हुआ है, फिगर बना लीजिएगा आप कॉपी में। फिर उसको इंडिकेट फिगर में बनाइएगा। एक्स एक्सिस पे आपका यहाँ पॉइंट, जहाँ पे एक्स एक्सिस मिलेगा वहाँ पे जो है ए पॉइंट पर हम एक्स 0 0, बी पॉइंट पे ओ वाई 0 0 0, जेड और एक्स ओ जेड। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस एक्सिस पे कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें 8 ऑक्टेंट हैं, ऑक्टेंट। चलिए पहले इसमें बताते हैं हम कि द 3 कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेन एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड, जेड ओ एक्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट, ठीक है। ईच पार्ट इज नोन एज द ऑक्टेंट। हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक ऑक्टेंट, ठीक है। द 8 ऑक्टेंट, कौन कौन से ऑक्टेंट हैं? जैसे ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन से ऑक्टेंट हैं। तो इस ऑक्टेंट में कौन सा साइन अप्लाई होगा, ठीक है। ओ एक्स वाई जेड ओ एक्स डैश। अब फिगर पे जाइएगा, फिर देखिएगा डैश, सारे ये आपको 8 ऑक्टेंट जो दिए गए हैं ये मिलेंगे। अगर हम ऑक्टेंट में बताते हैं कि कौन कौन से ऑक्टेंट में कैसे कोऑर्डिनेट मिलने वाले हैं, एक्स एक्सिस की हम बात करें तो एक्स एक्सिस इस ऑक्टेंट में क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव। एक्स एक्सिस में ये वाला ऑक्टेंट वैल्यू क्या देगा? निगेटिव। तो सिर्फ आप इतना याद रखिए कि एक्स एक्सिस में कौन कौन से ऑक्टेंट पॉजिटिव दे रहे हैं। एक आपका मिलेगा एक्स वाई ओ एक्स वाई जेड, दूसरा मिलेगा ओ एक्स वाई डैश जेड। इसको एक लाइन में लिखिएगा, ये मिलेगा आपका एक्स के साथ, बाकी सारे निगेटिव होंगे। जितना कह रहा हूँ उतना लिखिएगा। जैसे मतलब आपने लिखा एक्स, ठीक है, ब्लैंक पेज मिलना दिक्कत हो रहा थोड़ा। यहाँ पे आप लिखिएगा डायरेक्टली ओ एक्स वाई जेड कामा ओ एक्स वाई डैश जेड कामा, तीसरा लिखिएगा ओ एक्स वाई जेड डैश। ये सब पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ऐसे याद करिएगा, ठीक है। फिर वाई में लिखिएगा, वाई लिखने के बाद इस ऑक्टेंट को लिखिएगा, फिर इस वाले जिसमें पॉजिटिव है फिर पॉजिटिव। तो इस तरह से सिर्फ पॉजिटिव आप याद करिएगा, निगेटिव अपने आप याद हो जाएगा। जिसमें कम है और जेड वाले में निगेटिव कौन कौन सा है? ये वाला, ये वाला और ये वाला, बाकी सब इसमें पॉजिटिव है, ठीक है।
तो इस तरह से जब आप याद रखेंगे तो दिक्कत बहुत ही कम होगा। चलिए अगले टॉपिक पे बात करें, इसको नोट कर लीजिएगा जितना टॉपिक मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लेके मैंने यहाँ समझाया भी, एग्जाम्पल मैंने ऐसे सेट किया है कि ताकि आपको समझ में आए, दिक्कत ना हो। सपोज वी वांट टू नो द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर 6 to 5। फॉर दिस मूव अ डिस्टेंस ओ ए 6 यूनिट ऑन द लाइन ओ एक्स फ्राम ओ, देन फ्राम अ मूव अ डिस्टेंस ए बी 2 यूनिट पैरेलल टू ओ आई एंड फर्दर मूव अ डिस्टेंस बी पी 5 यूनिट है। इनकी वैल्यू दी गई हैं पैरेलल टू ओ जेड। ये तो पॉइंट पे मिलेगा, तो जब तीनों आप जो है 3 एक्सिस में हम डिफाइन करेंगे तो ए बी जो है, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जो लाइन देख रहे हैं ए बी है, आप मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया हूँ। ओ से ए की जो डिस्टेंस है ये वाला ओ ए, ठीक है। और जो ओ आई मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट्स ओ बी पी के लिए, ठीक है, ये आपका 5 है, ये 5 हो गया, ठीक है। और ओ ए जो है आपका 6 यूनिट है, और जो ए बी है वो आपका ये 2 यूनिट है, ठीक। चलिए स्फेरिकल पोलर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड 3 डायमेंशन। यहाँ से क्वेश्चन के बारे में नहीं बात कर सकते ज़्यादा, क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन आपका अलग टर्म से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं वो एक्सिस हमारे पास हैं एक्स डैश ओ आई, वाई डैश ओ आई, जेड डैश ओ जेड, ठीक है। बस आप ये जानिए कि ओ पी इक्वल टू आर रिप्रेजेंट करेगा। एक एंगल अगर थीटा है, दूसरा हम फाई लेके चलेंगे, ठीक है। तीनों जो है रिटर्न हम पी कोऑर्डिनेट को हम क्या मान सकते हैं, आर थीटा फाई, ठीक। ये तीनों एक्सिस को लेके चलेंगे आगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो डिस्टेंस होगा पी आर का, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यही आर है हमारे पास। ये एंगल थीटा बना रहा, ये एंगल जो बन रहा फाई, ये पी पॉइंट है यहाँ पे, पी एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट है। लेट एक्स वाई जेड बी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखिए जो इम्पोर्टेंट है ओ एन फिगर, देखिए फिगर कापी को लेके चलिएगा क्योंकि इसमें हम जो है बार बार पेज पलटता रहेगा तो दिक्कत आएगी समझने में, नहीं तो आर या रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमें आर इक्वल टू रो इक्वल टू मिलेगा आर साइन थीटा भी, ठीक। इसको जब टेन में बदलेंगे तो टेन मिल जाएगा 3 एक्सिस के लिए। ये लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट, अगर 3 एक्सिस में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान जेड, ये रूट बस इतने पे है, सब पे नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब या फिर टेन फाई इक्वल टू, ध्यान दीजिए ना, ये थीटा एंगल है जो ऊपर की तरफ बना था, अरे भाई जो ये बना हुआ है ये वाला एंगल अगर कहेगा तो टेन थीटा, ये एंगल भी फाइन करने के लिए कह देता है। तो ये आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से भी आने की संभावना रहेगी, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावनाएँ हैं, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं आप सिर्फ बताऊंगा। अब देखो तीसरा टर्म हमारे पास मिल जाता है कि ये तीनों एक्सिस में आर कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे हम जो है बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये आपका क्वेश्चन शायद पिछली बार पूछा भी गया था, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या आया था, द रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप बताइए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आई बात समझ में। चलिए आगे अगला टर्म यूज करते हैं, या उनमें एंगल मैंने अभी आपको जो है बताया ही कि अगर एंगल उनमें रहेगा तो क्या हो जाएगा, एंगल मिलेगा ए टेन थीटा। अगर पूछेगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में है, जेड अपान में आएगा, ठीक है। टेन फाई इक्वल टू वाई अपान जेड। एंगल कौन सा पूछ रहा है ये चीज़ आपको देखना रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट आप जैसे एक्स के लिए क्या लेंगे, वाई के लिए क्या लेंगे, दिक्कत कभी कभी आती है। तो एक्स इक्वल टू आर कॉस फाई इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और वाई हो जाएगा आर साइन फाई साइन थीटा, कामा जेड इक्वल टू आर
कॉस थीटा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस वाले से आपका काम हो गया है। हाँ, ये आते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है यही है, और इसमें कुछ अलग नहीं है अब। ठीक है, तो इसे नहीं बता रहा हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ। जो देखो जल्दी से पढ़ना भी है, ये आप जान लो कि 3 एक्सिस रहेंगे तो कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप 12th में पढ़े हैं ये, पी क्यू इक्वल टू कॉनिक सेक्शन में पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, एक एक्सिस है ये पी और क्यू, ये पी पॉइंट ये क्यू पॉइंट है। ठीक है, यहाँ का डिस्टेंस पूछा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अगर ये मान लो ऑरिजिन से जा रहा है तो एक एक पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी x1 y1 z1 फ्रॉम द ऑरिजिन क्या हो जाता है अब, √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्वाइन दी 2 पॉइंट, ये तो आपका इंटरनल एक्सटर्नल के लिए था, ये आपको पता ही होगा। अब देखो यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा फिगर कि 2 पॉइंट के लिए ज्वाइनिंग हो रहा है कि सपोज दैट एक हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स है ही है। ठीक है, एक्स है, वाई है, जेड है, या और ये जो पी क्यू को 2 रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, एक m1 है एक m2 है, एक m1 और m2। तो इंटरनली और एक्सटर्नली के लिए हमारे पास 2 क्वेश्चन होता है, ये x के लिए हो गया, ये y के लिए हो गया। ठीक है, तो मिलेगा हमें m1 x2 प्लस m2। सब चीज़ें आपकी ये 10th की हैं, 10th 12th जो कोऑर्डिनेट शुरू करते हैं एकदम बेसिक से ही इसमें आपका दिया गया था। मैंने उस पेज को ऐड भी किया उसी तरह से, प्लस अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो यही चीज़ हमारे पास यहाँ रिप्रेजेंट करके बताया भी है ये। ठीक है, देखो x के लिए, फिर यही y के लिए बताया भी गया है। ठीक, इस और z के लिए अगर मान लो हो जाता है तो अब आपके एग्ज़ाम में बीएससी का टॉपिक इसी पे जो है बनता है वो ये बन जाता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ r 3 एक्सिस के रूप में मिल रहा है। तो तीनों एक्सिस कैसे मिलेंगे, तीनों भाई एक उसी 3 एक्सिस पे जो है 2 ही अनुपात में मिल रहा है m1 m2 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, इसको नोट कर लीजिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। m1 प्लस m2 कामा y के लिए, फिर ये z के लिए। आई बात समझ में? इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से कह दिया कि नोट, ये 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा हमेशा। जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन इफ m1 m2 इक्वल टू लैम्डा रेशियो l, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ r कितना हो जाएगा, x1। अगर मान लो इस अनुपात में जो है डिवाइड कर रहा हो, m1 m2 लैम्डा और l में जो है उसको रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, x1 प्लस लैम्डा x2 अपान 1 प्लस लैम्डा, अरे मतलब m1 m2 के स्थान पर ही ये जो वैल्यू इनकी दे दी गई हो। ठीक है, कामा y1 प्लस लैम्डा y2 अपान 1 प्लस लैम्डा कामा z1 प्लस लैम्डा z लैम्डा 2 अपान 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। ठीक, दूसरा कह रहा है कि इफ़ r इज़ द मिडिल पॉइंट, r मिडिल पॉइंट पे हो जाए, आप भी लाइन देखो फिगर बना के तब यहाँ ये चीज़ देखना, क्योंकि मोबाइल में एक साथ देना संभव नहीं हो पा रहा है अब। ठीक है, एग्ज़ाम जल्दी होने आते हैं, मुझे मोबाइल पे देना पड़ रहा है। p x1 y1 z1 q x2 y2 z2, देन द कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2 z1 प्लस z2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, हाँ ये चीज़ भी आपको जो है थोड़ा छोटे में करके बता दूँ, सब दिखेगा। ठीक है, अब देखो मान लिया कि एक किसी ट्रायंगल पे 3 पॉइंट्स हैं, एक आपका ए बी और सी, 3 बिंदु तो मिलेगा है आपको किसी त्रिभुज में। तीनों पॉइंट क्या हैं, ए बी सी, और तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों एक्सिस पे वर्टिसेस दिए गए हैं उनके ट्रायंगल ए बी सी के। तो वो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट डी ऑफ बी सी क्या मिलेगा, 1/2 x2 प्लस ए डी यहाँ पे। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, x2। तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को जोड़ के हम जो है बाई 2 कर देते हैं। तो x के लिए जोड़े, फिर y के लिए जोड़े, फिर z के लिए जोड़े। ठीक है, और एक चीज़ पूछ सकता है कि इनका रेशियो कितना होता है, इनका रेशियो कितना होता है, ए जी अपान GD कितना होता है, 2:1। ये है ए जी, ये वाला। ठीक है,
ऊपर जो शीर्ष से मिड पॉइंट तक होगा, ठीक है। अगर मान लो इसको कह दिया तो ये वाला जो शीर्ष से होगा, सी से यहाँ तक, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर है तो वह जो है 2 होगा, और यहाँ से अरे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 होगा। मतलब ये बात याद रखिएगा, जो शीर्ष से रहेगा वो 2 रहेगा, और जो नीचे रहेगा, जैसे जी डी यहाँ पे है, जी डी का मतलब ये वाला हिस्सा, वो हमेशा 1 रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका मिलेगा, और ये पॉइंट आपका जो डायरेक्टली पूछ सकता है कोई नंबर देके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देयर फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ जी, हाँ जी का कोऑर्डिनेट अगर पूछ लिया, ठीक है, एक्स वाई जेड के रूप में, तो क्या हो गया, तीनों एक्सिस अगर आपके पास दिए गए हों, 1/3, तीनों के लिए बता रहा हूँ, x1 + x2 + x3/3, y1 y2 y3/3, z1 + z2 + z3/3। तो हम कह सकते हैं हैंड द कोऑर्डिनेट ऑफ जी इज इक्वल टू 1/3 x1 + x2 + x3/3, y1 y2 y3/3, z1 + z2 + z3/3। आई बात समझ में? अभी मैं आपको नया चीज़ नहीं, बस आपको मैं 3D में जो है लेके जा रहा हूँ, और उसको जहाँ तक जो है संभव है वहाँ तक बताने का प्रयास करूँगा मैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आपने इंटर में पढ़ा भी होगा। एक आपका बॉक्स बनाइए, ठीक है, बॉक्स के बाद ये 3 एक्सिस ले लिए गए हैं। ये एंगल यहाँ पे देखिएगा, पहले ये समझिए। ये एक्सिस है डायरेक्शन कोसाइन। इफ़ अ लाइन ए बी मेक एंगल अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बाबू यहाँ से यहाँ तक अल्फ़ा है, यहाँ से यहाँ तक को बीटा रिप्रेजेंट किया गया है इसमें, और ये जो है ये गामा है। ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, अभी मैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी फॉर्मूला बताऊंगा। ऐसे ऑफ द कोऑर्डिनेट देन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आपका है तो आप जो है शॉर्ट फॉर्म बताना ही पड़ेगा। कॉस अल्फ़ा आर कॉल्ड अ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ए बी, इट इज़ कस्टमरी डिनोट बाई LMN। आई बात समझ में? ठीक है, देखो नोट द एंगल मेड by a line AB with coordinate axes are the same as the made by the line OP, which is drawn parallel to AB and pass through the origin O. The angle alpha beta gamma do not lie in one plane, that is they are not coplanar। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा गामा डू नॉट लाई द ऑन द वन प्लेन, नहीं तो समझ के जाओ एक ही प्लेन पे काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इजी, सी दैट एक्स मेक्स एंगल 0 डिग्री और वाई और जेड क्या हो जाएंगे अलग अलग। ठीक है, 90 डिग्री 90 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक, हाँ ये चीज़ यहाँ पे आपको देखना रहेगा एक्स एक्सिस के लिए रिस्पेक्टिव। देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस आर 0 डिग्री cos 90 डिग्री cos 0 cos 90 cos 90। दैट इज हम क्या कह सकते हैं, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं 1 0 0। ऐसे हम वाई एक्सिस पे निकालेंगे तो क्या मिलेगा 0 1 0, और जेड एक्सिस क्या मिल जाएगा 0 0 1। एक पूछा गया क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक है, अब आपका क्या मिल गया कि यल जो है किसके बराबर हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा के लिए यम हो जाएगा, कॉस बीटा के लिए एन हो जाएगा, कॉस गामा के लिए। और बाकी थ्योरी तो बहुत सारा दिया रहता है, अब उससे मतलब नहीं है हमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करें, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिलेगा x/r। अच्छा ये कैसे मिला, ऊपर आते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, ये डिस्टेंस कितना हो गया r, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू x/r। ऐसे अल्फ़ा के लिए हो गया, ऐसे बीटा के लिए आएगा तो कॉस बीटा इक्वल टू y/r, और कॉस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा z/r हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे ही पहले के लिए यहाँ पे किया है कॉस अल्फ़ा इक्वल टू x/r, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू देखो यहाँ पे हमने बताया है, कॉस अल्फ़ा यल कॉस अल्फ़ा के लिए यहाँ पे लिखा गया है यल इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू x/r, यल इक्वल टू x/r, या x इक्वल टू LR। सिमिलरली y इक्वल टू MR,
सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, वाई इक्वल टू एम आर और जेड इक्वल टू एन आर, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। जब ऐड करोगे बाबू तो आएगा ओ पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर की वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, ओ पी इक्वल टू आर होता है, एक्स की वैल्यू एल स्क्वायर आर स्क्वायर, सब में आर स्क्वायर कॉमन ले तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक रिलेशन मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 2002 में पूछा गया था, खैर ऑब्जेक्टिव तब नहीं था, लेकिन इस समय ऑब्जेक्टिव रहेगा। हाँ, इसमें ये चीज़ पूछ सकता है कि इस कोऑर्डिनेट पॉइंट का जो है हमें एक्सिस क्या मिलेगा, तो एक्सिस हमारे पास रहेगा एल आर एम आर और एन आर। आई बात समझ में? या ये भी पूछ सकता है कि इनके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, तो एल एम एन है तो वे कितने होंगे, एक्स अपान आर, वाई अपान आर और जेड अपान आर हो जाएगा। ठीक, देखो सिर्फ पॉइंट से मतलब रखो, ऑब्जेक्टिव पेपर है। हाँ, और हम जो है क्या कर सकते हैं कि देखो, एक हमें मिला एल अपान ए, एम अपान बी, एन अपान सी। रेशियो का जो रूल होता है, तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, नोमीटर डिनोमीटर सब, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट में। ऊपर वाली इसकी वैल्यू हो गई 1, तो हो गया 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब ये एल बराबर इतना, एम बराबर इतना और एन बराबर भी इतना, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमेशा याद रखना कुछ डायरेक्शन क्वेश्चन के लिए। एल इक्वल टू ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल टू बी हो जाएगा, और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई बात समझ में? ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, बिना लिखे ना याद होने वाला है। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, इसको पढ़ लेना। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर ले रहा हूँ ताकि आप पढ़ लीजिए, सिर्फ पढ़िएगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है, क्वेश्चन जहाँ से आने की संभावना है उसे हम ज़्यादा बताने का प्रयास करेंगे। डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ द लाइन टू ज्वाइन प्लेन। ठीक है, ये देखो, ये चीज़ आपका आ सकता है यहाँ से। मान लिया लेट एक्स ए एक्स वन वाई वन जेड वन पी एक्स टू वाई टू जेड टू बी द गिवन पॉइंट एंड यम एन बी देयर प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस P be the given point, M N be their projection on the axis since OM equal to इतना इतना। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्सिस है, इन एक्सिस से हम प्रोजेक्शन निकाले हैं। ये इंटर की टॉपिक है तो थोड़ा सा जल्दी हम लेके चल रहे हैं। अब देखो यहाँ से x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इक्वल टू ए पी कॉस अल्फा, या कॉस अल्फा इक्वल टू x2 माइनस x1 अपान ए पी। ऐसे y के लिए हो जाएगा कॉस बीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान ए पी, और कॉस गामा के लिए हो जाएगा z2 माइनस z1 अपान ए पी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट देके एंगल पूछ सकता है, ए पी की वैल्यू दे देगा। ठीक है, ए पी की वैल्यू मतलब जो पी क्यू हम निकाले थे अभी, डिस्टेंस बिटवीन, तो आप ये सोच रहे हो कि सर जी ए पी कैसे निकालेंगे, नहीं दिया रहेगा। अरे भाई, तो पी क्यू हमने लिखाया है ना, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, तो ये जो पी क्यू है वही आपका यहाँ पे ए पी है। आई बात समझ में? चलिए आगे, या हम डायरेक्ट ये लाइन याद रखेंगे कि अगर मान लो कभी कोई क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन इनसे पूछ लेता है, तो ये भी हमारे पास लाइन रहेगा। या फिर डायरेक्शन रेशियोज के लिए अगर हमारे पास पूछ लिया तो ये अपान ए पी नहीं रहता है, अपान ए पी हटा तो डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा, अपान ए पी रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, फिगर से आप जो है देख लेना, ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, x2 y2 एलिमेंट, हाँ ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखो सबसे नहीं मतलब है वो, ये प्रोजेक्शन ऑन पी क्यू, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ पी ए प्लस प्रोजेक्शन ऑफ ए बी प्लस प्रोजेक्शन ऑफ बी क्यू। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, जो लाइन हमने बनाया था, जो पी से क्यू को मिलाया था, ठीक है, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1
इंटू एन। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच में एंगल कितना होगा। हाँ, ये एंगल से एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, ठीक है। जो मैंने अभी आपको समझाया है, लिखाया है, सेम वही टर्म्स हैं। एक्स वाई जेड यहाँ से हमें फाइन करके मिल जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ मिल जाएगा ओ पी ऑन ओ क्यू का L2x प्लस M2y प्लस N2z। नेक्स्ट ये टर्म बहुत सारा बड़ा है, तो आप ये याद रखिएगा कि इन रिलेशन से हमें वैल्यू क्या मिलती है। कॉस थीटा इज इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए नोट, कॉस अल्फ़ा की जो वैल्यू हो जाती है, अगर मान लो आपका पहले दिया है A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, देन द एंगल थीटा बिटवीन दीज लाइन इज गिवन बाय कॉस थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर रूट पहले वाले का इंटू दूसरे वाले का A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो साइन की वैल्यू इनमें से निकालनी है, तो साइन के लिए क्या करेंगे आप। साइन के लिए कुछ नहीं करना होगा, कॉस की स्क्वायर की वैल्यू हम जो है 1 का साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर वाले हम वैल्यू में रख देंगे, तो साइन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। डायरेक्टली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था साइन की वैल्यू क्या होगी, निकालने की जरूरत नहीं, आप याद कर लीजिएगा। याद करने का जो तरीका है मैं आपको बता दूं, नीचे देखो डिनोमिनेटर में आपका सेम रहेगा, ठीक है। ऊपर जो है बन जाएगा पहले वाले में आप बजरंगखंड विधि पढ़े होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसी रूल को फॉलो करिएगा, ठीक है। तुरंत आपका जो है सही आ जाएगा। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 C1 अपान C2। अब देखो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका, ए के लिए मान लो पहला इसका होल स्क्वायर, ठीक। फिर दूसरा देखो, इसको ऐसे लिखो जैसे लिख रहा हूँ, और फिर बी वाले को देखो, फिर C1 इंटू A2 C2 इंटू A1 का होल स्क्वायर, फिर सी वाले को बंद करो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या A1 इंटू B2 और ये मल्टीप्लाई कर दो होल स्क्वायर रूट में सब, ठीक है। टेन का निकालना हो तो साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे आप, तो टेन का निकल जाएगा, तो टेन का हो जाएगा ये, ठीक। टेन का नहीं पूछ सकता है, BSc है ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे। कोऑर्डिनेट ऑफ द परपेंडिकुलरिटी ऑफ द टू लाइन, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू इतना होता है, थीटा बराबर 90, क्या है परपेंडिकुलर 90 90 वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या हो जाएगा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, ये तो डायरेक्शन कोसाइन की बात हो गई, डायरेक्शन रेशियोज भी जो है क्या हो जाते हैं 0 के बराबर, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0, ठीक है। पैरेलल की अगर हम बात करें तो पैरेलल वाले भी हमारे पास जो आते हैं वो अपान में आ जाता है बस, तो क्या हो जाता है L1, ये देखिएगा L1, ये चीज़ याद रखो, ये चीज़ इक्वल टू बीच में क्या है कुछ नहीं, L1 अपान L2 इक्वल टू M1 अपान M2 इक्वल टू N1 अपान N2 इक्वल टू 1 हो जाएगा परपेंडिकुलर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं L1 इक्वल टू L2 M1 इक्वल टू M2 N1 इक्वल टू N2, ये होगा डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा A1 अपान A2 B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। दोनों में डिफरेंस थोड़े से हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड ऑफ द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, इनमें जो रिलेशन होता है, ये जो मैंने आपको रिलेशन परपेंडिकुलर के लिए है, तो क्या हो जाएगा L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, फिर से L2 का स्क्वायर, सब बराबर वैल्यू 1, फिर दोनों मल्टीप्लाई करके एक एक परपेंडिकुलरिटी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इससे नहीं मतलब था, ये तो मैंने अभी आपको समझाया, ये भी समझा दिया, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये चीज़ देख लीजिए आप, इसका निचोड़ जो है वो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है ये चीज़, ठीक है। ये पॉइंट PN का स्क्वायर इज इक्वल टू
पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू एन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वन या एक्स डैश माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, एक बार ये हो गया। और फिर एक बार इसी में माइनस करके एक्स डैश माइनस अल्फा इंटू एल प्लस वाई डैश माइनस बीटा यम प्लस एन जेड डैश गामा इंटू एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टॉपिक होता है ख़त्म। अब आते हैं कुछ एग्जांपल, जो एग्जांपल डायरेक्टली आपके पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कोई एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, एग्जांपल मैं समझाऊंगा नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में आप समझिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से मैं चल रहा हूँ। क्वेश्चन दिया गया, इफ़ ए बी सी डी आर द पॉइंट 3 4 5। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, 4 6 3 कामा -1 2 4 एंड 1 0 5 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ सी डी ऑन ए बी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, इम्पॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो पहला काम क्या करेंगे हम, इसमें हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ द कोसाइन ए बी इक्वल टू एल एम एन। एल की वैल्यू हम क्या जानते हैं, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 अपान ए बी। एम की वैल्यू y1 माइनस y2 अपान ए बी, एन इक्वल टू z1 माइनस z2 अपान ए बी। ए बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। डिस्टेंस बिटवीन मैंने कहा था ना कि ए बी की वैल्यू का आवश्यकता पड़ेगी तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने चर्चा भी किया था। तो ए बी की वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, सिर्फ वैल्यू रखना है। अब एल की वैल्यू निकल गई, एम की वैल्यू निकल गई, एन की वैल्यू निकल गई। एल एम एन आ गया कि नहीं आ गया, अब आ गया ना, बोलो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एज द गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ सी एंड डी आर, सी और डी की वैल्यू क्या दी गई है, -1 2 4 1 0 5। देयर फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ सी डी, प्रोजेक्शन के लिए मैंने लिखाया था ना x1 माइनस अल्फा वाला पॉइंट x1 माइनस करके x1 करके लिखाया था ना। तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटू 1 माइनस 1 एम इंटू -2 एन इंटू 5 माइनस 4। ठीक है, यही तो बताया था। अरे भाई, इन दोनों को सेपरेट करोगे ना, कि जिसका कह रहा है सी और सी डी और ए बी का कह रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। इसमें वैल्यू हम रख देंगे, किसकी वैल्यू रखोगे आप, एल एम एन की। एल की वैल्यू निकली है, एम की वैल्यू निकली है ना, एल एम एन की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 4/3 न्यूमेरिकली। इसका प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन satisfy the equation L plus M plus N equal to 0 and 2LM plus 2NL minus MN equal to 0। ठीक है, तो इक्वेशन दिया गया है। इन दोनों से n को पहले किसी को एलिमिनेट करो, चाहे m को चाहे n को। यहाँ पे n को एलिमिनेट किया गया है, चाहे m चाहे l। आप अपना जो है लगा सकते हैं, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक रिलेशन मिलेगा, विच गिव्स रिलेशन क्या मिलेगा, m इक्वल टू दूसरा पॉइंट हो जाएगा और m इक्वल टू -2l हो जाएगा। नाउ इफ़ m इक्वल टू l देन इक्वेशन फर्स्ट गिवन n इक्वल टू -2l। तो एल एम एन में यहाँ रिलेशन निकालने का मतलब था, सब मिला के एक रिलेशन हमारे पास मिल जाएगा, l इक्वल टू m इक्वल टू -n/2। और जैसे मिलेगा तो हम एक रिलेशन जानते ही हैं, जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, या फिर L/A प्लस इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C वाला रिलेशन। तो वैल्यू हम रख देंगे इसमें हम वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद रिलेशन निकालेंगे तो कितना आया हमारे पास, 1/√6। हैंस द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वन लाइन कितना मिल जाएगा, L1 की वैल्यू 1/√6, M1 की यहाँ से L लिखा नहीं रहा, M N की वैल्यू हम निकालेंगे। ये हमारे पास क्या निकालेगा, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास आ जाएगा एक लाइन का। ठीक है, L1 इक्वल टू 1/√6, M1 इक्वल टू 1/√6, N1 इक्वल टू -2/√6। और ऐसे ही L2 का निकल के आ जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू। फिर वैल्यू जो है यहाँ से हम निकालने सेटिस्फाई करेंगे, L2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब कह रहा है दो लाइन के बीच में एंगल निकालिए। तो दो लाइन के बीच हमने एंगल के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था,
कॉस थीटा इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ठीक है, वैल्यू निकल के आएगी -1/2। कास -1/2 वैल्यू कितनी होती है 120। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये भी नहीं पता होगा तो दिक्कत आएगी आपको। अच्छा हाँ, ये चीज़ आपका डायरेक्टली पूछा जा सकता है, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, तो इनकी वैल्यू क्या होगी। ये बार यही क्वेश्चन आ गया था कि ये बराबर क्या होंगे, इक्वल टू अगर इतना है तो ये बराबर किसके होगा, ये पूछ लिया था। तो ये बराबर ये जीरो है तो ये भी जीरो का ध्यान देना, 2L + 2M - N इक्वल टू जीरो। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन भी दिया है आपका, सो दैट द स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाई इतना आर द राइट एंगल, क्या राइट एंगल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। यहाँ से फिर L M N किसी को जो है आप निगलेक्ट करके मतलब एलिमिनेट करके वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकल के आएगा, निकल के आया है जो L/-1 इक्वल टू M/2 इक्वल टू N/2 वैल्यू आ जाएगी, तभी हम जो हम आगे काम करेंगे, तभी एंगल हम निकाल ही पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन द टू लाइंस के लिए कॉस थीटा इक्वल टू, अगर परपेंडिकुलर नहीं है और परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर नहीं है तब हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या बताए थे, ये वाला। ठीक, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस A2 का प्लस C2 का स्क्वायर इंटू A2 B2 C2 तीनों का स्क्वायर करके। ठीक है, अब इसी पे ये अगला एग्जांपल है, इसको आप खुद करिए, नोट कर लीजिए, एलिमिनेट करना है, सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला पांचवा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछा था कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन तो नहीं इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉरी सोल्यूशन नहीं इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूछा था कि अगर ये दोनों इतने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो सबका निचोड़ यही है, फार्मूला भी कह सकते हो। प्रूव द स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन द रिलेशन, एक रिलेशन आपका ये दिया गया है, एक दूसरा रिलेशन दिया गया है। ठीक, तब परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या होगा, F/A प्लस G/B प्लस H/C, ये फार्मूला का भी काम कर सकता है। ठीक, और पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, √A इंटू F प्लस माइनस √BG प्लस माइनस √CH इक्वल टू जीरो। याद कर, नोट कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। पिछली बार इसमें से परपेंडिकुलर के लिए पूछा था, इस बार हो सकता है पैरेलल के लिए पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट परपेंडिकुलर पैरेलल के लिए देखो, अगर मान लो इक्वेशन आपका यही वाला हो गया, अगर यहाँ पे L/M का स्क्वायर हो गया तब क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा A² प्लस M/U प्लस B² V प्लस C² W इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा पैरेलल के लिए, और परपेंडिकुलर के लिए हो जाएगा ये A² V प्लस W प्लस B² W प्लस U प्लस C² इंटू U प्लस V इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फिर आप समझ गए हैं, ये तो प्रूव कर दिया, प्रूव से नहीं मतलब है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने देख लिया। अच्छा ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये चीज़ आ सकता है, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। ये इम्पोर्टेंट है भैया, इसको आप याद कर लेना डायरेक्टली। अच्छा, cos² वैल्यू दिया, इसको साइन में भी करके पूछ सकता है। अगर आगे क्वेश्चन होगा तो मैं देखता हूँ, अगर बता देता हूँ, उसको भी याद कर लीजिएगा। ये हो गया। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या हमें याद करना होगा, क्वेश्चन डायरेक्टली याद कर लेना। ये चीज़ sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा इक्वल टू 2। अब बाबू इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान देना। यहाँ बैठ के होशियारी मत दिखाओ कि बैठ के 10 दिन बचा है पेपर तो फिर बैठ के हम सॉल्व करें। ठीक है, दूसरा आप याद रखिएगा, sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा प्लस sin² डेल इक्वल टू 8/3। डायरेक्टली पूछते हैं ये सब। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ द व्हिच इक्वली इंक्लाइंड कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर पूछ लिया, इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस के लिए तो हमेशा होता है 1/√3 कामा 1/√3 प्लस कामा 1/√3 के बराबर होता है। ठीक, और इस क्वेश्चन में कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें अच्छा ये सब तो बता ही दिया एक क्वेश्चन में। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है। अब देखो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको हो हूबहू भी मिल सकते हैं। चलिए अभी आप खुद ही कहेंगे हाँ सर सही कह रहे थे। पहला क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस क्या होगा, जेड एक्सिस पे है तो x बराबर 0 y बराबर 0। इफ़ यल यम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अभी देखो बताया हूँ मैं, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच इक्वली इंक्लाइन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, अभी मैंने आपको बताया 1/√3 1/√3 1/√3 बताया हूँ ना, क्यों। चलिए दूसरा, अभी मैंने ये लिखाया भी है, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा प्लस कास स्क्वायर डेल की वैल्यू आपका हो जाता है 4/3, ठीक। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग जब किया है तभी मैंने बताया आपको कि एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बताया था, एक्स एक्सिस पे तो 100, ठीक है। 6 है, इफ़ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन किसके बराबर होगा, अभी आपको जो है मैंने ये भी प्रूव कराया है, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के लिए, ठीक है। इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल विच मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, 3 ही है ना, तो 3 के लिए मैंने क्या बताया था कि ये किसके बराबर होंगे, 2 के लिए, ठीक है। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइन विथ कोऑर्डिनेट, देखो फिर आ गया वही चीज़, इक्वली इंक्लाइंड के लिए मैंने क्या बताया था, -1/√3 -1/√3 -1/√3, ठीक। कित देख रहे हो, ऐसे ही पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। अगला 9वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 1/√3 -1 -√3 -1, 4, तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो आएगा π/3, ठीक। नहीं हो रहा तो आप कर लीजिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर द गिवन बाय द इक्वेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, ये तो डायरेक्टली आप याद रखिएगा कि जो है कास इनवर्स के लिए होता है, तो ये आपका आ जाता है कम्प्लीटली π/3 के लिए, ठीक है। और अभी मैंने स्ट्रेट लाइन के लिए आपको बताया ही था ये वाला टर्म, द स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाई AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0 FMN प्लस GNL प्लस, अच्छा दूसरा था उसमें HLM इक्वल टू 0, एग्जाम्पल में है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका हो जाएगा F/, परपेंडिकुलर के लिए F/A प्लस G/B प्लस H/C हो जाएगा, ठीक। आगे देखें, क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन which is perpendicular to the line whose direction ratios are 1 -1 2 and 2 1 1 2 1 -1 are given by, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसका ये आंसर होगा, जो मैंने आपको बताया है उसी तरह सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये पॉइंट बहुत अच्छा है, देखो यहाँ पे तीनों माइनस है, 13 नंबर पॉइंट -1 -2 -3 लाइन इन ऑक्टेंट, किस ऑक्टेंट में होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से के लिए स्टार्टिंग मैंने बताया है ना, उसको आप जो है लिखिएगा कि कौन सा माइनस होता कौन सा प्लस होता, मैंने लिखाया था O X', Y', Z' होगा इसका आंसर, ठीक। 13 हो गया। चलिए लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। अभी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग 2 4, शॉर्ट ट्रिक मैं अगले वीडियो में डाल दूँगा, पहले इतना आप देखिए, ठीक है। ज्वाइनिंग 2 4 5 2 3 -4 इज डिवाइडेड बाई द YZ प्लेन, इज YZ प्लेन पे क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड कह रहा है, तो इसका आएगा आपका आंसर 2 3 माइनस, इसका हो जाएगा -2 3, ठीक है। द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन डिवाइडेड द स्पेस इन 2, अरे भाई आपको तो पता ही होना चाहिए कितना होता है, स्टार्टिंग में बताया मैंने 8 पार्ट में, ठीक है। तो आज क्लास बस इतना ही, धन्यवाद। कोऑर्डिनेट में
मैक्सिमम टॉपिक मैंने आपको कवर किया है। कुछ क्वेश्चन अगर बच रहे हैं उसको भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके ट्रिक वाली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो डायरेक्टली आपको फार्मूला जो है कुछ छूटे हुए हैं उसको भी मैं दे दूंगा, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे प्लेन पे, या फिर इसके बाद का जो चैप्टर है प्लेन है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लेन जो है प्रोवाइड करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो देखिए, लाइक करिए, अच्छा लगे तो। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।